नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। एक बार फिर से आज बात करेंगे नारी जो विमेन रिजर्वेशन बिल आ रहा है, जिसको सरकार ने नारी वंदन बिल के नाम से लोकसभा में पेश किया है। आज उस पर बहस शुरू हो गई है। ये 33% की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बिल को लाया गया है। वहीं इस बिल के ऊपर लगातार कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। पर पहले आपको बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ। चर्चा की शुरुआत सरकार की तरफ से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए इसे कांग्रेस के प्रयासों का नतीजा बताया। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी उन्होंने याद किया और कहा कि यह उनकी पहल थी, जिसके बाद बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा श्रेय दिया। यानी कि चर्चा में भी श्रेय की जो लड़ाई है वो बिल्कुल बदस्तूर इस नई संसद में, पुराने जिस तरीके से हमने पुरानी संसद में देखा था, बिल्कुल वैसे ही जारी है। बाद में जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की। कोटा विद इन कोटा की जो बात हो रही है वो लगातार कई पार्टियां कह रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, और अब जेडीयू ने भी समर्थन तो किया पर उसके साथ साथ इसकी मांग भी कर डाली। वहीं सरकार की ओर से इस पर पलटवार किया गया। आज पूरे दिन महिला आरक्षण बिल पर 7 घंटे तक चर्चा का वक्त रखा गया है। अलग अलग दलों के नेता इस पर बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्रवाई में ही कल महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक जो है उसको पेश किया था। ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसमें अगर सर्वसम्मति बने आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। 2024 का चुनाव है। सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी, कई सारे हमारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे। तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिति है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रतिवादा पूरा नहीं करते। और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को देखकर लाए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। He said that ये तो ST, SC, OBC का अभी मांग करेंगे। क्यों नहीं मांग करेंगे? सरकार से हम लोग ऑपोजिशन मांग नहीं करेगी तो कौन करेगा? एंड व्हाई नॉट? दिस इज अ ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑन 303, दे दीजिए, नथिंग रॉन्ग। सो व्हाई इज इट दैट वी आर ओनली आस्किंग फॉर समथिंग? बड़ा दिल करके आप ST, SC, OBC, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स अ स्पेशल सेशन, लेट्स सेंड अ मैसेज टू दिस नेशन that we are committed to ST, SC and OBC. What is wrong with that? And if they have a different view, BJP must clarify that stand. समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था सर, और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को।
और इस एक दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है। अब अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है, ये बिल आपका नहीं है, आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है। और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की। और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी गोल मारने को तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है, आपको ये मानना पड़ेगा। चलिए, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी बात कही है, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए। यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। वहीं इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि SC ST और साथ ही साथ OBC को भी आरक्षण में लाया जाए। साथ ही साथ BSP की नेता मायावती ने भी इस बिल पर अपनी बात रखी है। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का। बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो SC और ST का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मेरे सहयोगी एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ संसद से जुड़ रहे हैं। राजीव, बहस जो है वो इस वक्त जारी है लोकसभा में। गृह मंत्री अमित शाह बात करेंगे 4 बजे, ऐसा कहा गया था। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समर्थन सभी कर रहे हैं, पर बार बार जो ये बात उठाई जा रही है 2 मुद्दों पर जो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है या सवाल पूछ रहा है। एक कि OBC का जो आरक्षण है उसके लिए जरूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है सरकार उसकी तरफ क्यों नहीं सोच रही, और दूसरा इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है अगर देखा जाए तो 2024 में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 29 में भी हो पाएगा या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और महिला आरक्षण बिल एक इतना बड़ा मुद्दा है कि कोई चाहकर भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर रहा है। सारी पार्टियां एकजुट है और संभावना ये है कि करीब शाम को 6 बजे जब इस पर अंतिम हो तो ये ध्वनि मत से ये विधेयक पारित हो जाए। कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन जो सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उनका खासतौर से ये कहना है कि जो OBC महिलाएं हैं यानी पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं उनका जो कंसर्न है वो इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। जो 33% महिलाओं की जो आरक्षण की बात हो रही है, पिछड़ी जाति की जो महिलाएं वो नहीं आ पाएगी। उनका पहले से भी स्टैंड वही था, चाहे राजद की बात करें, चाहे सपा की बात करें, DMK की बात करें, उनका ये कहना है कि उनके स्टैंड को इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। अगर सरकार अच्छे नियत से करती तो उनकी बातों को भी रखती। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लागू होगा तो कब होगा। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि 2026 तक तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद जो है जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब कहीं जाकर लागू होगा। तो कुल मिलाजुलाकर जितनी पार्टियां उनका ये कहना है कि सरकार जो अभी लेकर आई है वो
चुनाव के नियत से लेकर आई है ताकि महिलाओं का जो है उनको वोट मिल सके। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात अगर टीएमसी की बात करें तो उनका नजर आया, उनका ये कहना था कि ठीक है आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम बिना आरक्षण के, हमारी जो नेता है जो ममता बनर्जी है, टीएमसी जो है वो 40% जो टिकट जो है लोकसभा में महिलाओं को दिए, विधानसभा में दिया है, मंत्री बनाया है। तो अगर गठ सरकार में है तो उनकी तरह जो करके दिखाए। तो हर लोग अपनी अपनी बात रखे, लेकिन मोटे तौर पर सबका यही कहना था कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, महिलाओं को जो पॉलिटिकल लीडरशिप की जहाँ तक बात है उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नीतियों में भागीदार उनकी जो भूमिका है और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, शुरुआत हुई है, देर से हुई है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। सब लोग एक स्वर में कह सकते हैं कि सराहना करें कि आखिर महिला आरक्षण बिल तो सदन में आया है जो 27 साल से लटका हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमें देने के लिए। जाहिर सी बात है कि मोटा मोटा शायद इसको देखा जाए तो सभी लोग इस बिल को लाने के समर्थन में होंगे, महिला आरक्षण के समर्थन में होंगे, लेकिन फिर बात वही आती है कि 2024 के चुनाव से पहले अब 23 में यह बिल आया है, सेंसस जो होना है वो अभी तक नहीं हुआ है, 21 में होना था, कोविड के कारण नहीं हो पाया। 2026 में जो डिलिमिटेशन है, परिसीमन है, उसकी पूरी कार्रवाई होनी है और 2026 के बाद क्या कितनी तीव्रता से कब सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगी और कब यह बिल कार्यान्वित होगा, यह एक बड़े सवाल के तौर पर सरकार की तरफ जरूर उछाला जा रहा है। आगे बात करते हैं और संसद से ही जुड़े हुए मामलों की बात करते हैं। सांसदों को दी गई संविधान की प्रति की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जो गायब है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया और कहा कि संविधान की जो प्रतियां वितरित की गई उसमें प्रस्तावना में सेक्युलर सोशलिस्ट शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि जानते हैं कि ये दो शब्द बाद में 1976 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़े गए थे, लेकिन आज जो संविधान दिया गया उसमें ये दो शब्द नहीं है और ये चिंता का विषय है। मैंने कल ये मुद्दा उठाई, आप सब जानते हैं कल मैंने पहले ये मुद्दा उठाई क्योंकि कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले, मैं अपनी तरफ से ये दो शब्द जोड़ दिए थे। अब देखिए हमारे भाषण में जो शब्द जोड़ दिए थे, कौन से दो शब्द नहीं मिले? ये सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द नहीं थे। 1976 में अमेंडमेंट हुई थी, तो आज अमेंडमेंटेड क्यों नहीं संविधान में मिलेगा? इसमें मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की जो कवायद हमें बाहर सुनने को मिलते हैं वो इसको दर्शाता है कि हाँ कुछ छेड़छाड़ करने की आयास तो है। देखिए हमारे प्रवक्ता ने इसका जवाब दे दिया है जी। वो जिस समय संविधान बना था वो उस समय ऐसा ही था ना, तो उसके बाद 42nd में अमेंडमेंट हुआ तो ओरिजिनल कॉपी होगी ना। ये हमारे प्रवक्ता ने जवाब दिया है ना इसके बारे में। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने बात की, आपको वो भी सुनवाते हैं। नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। कल जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में सारे सांसद आए तब उन्हें संविधान की एक प्रति भेंट की गई थी। अब कांग्रेस पार्टी ने इस पर विवाद खड़ा किया है। कांग्रेस का यह कहना है कि ये जो प्रति संविधान की सभी सांसदों को दी गई है, इसमें संविधान की प्रस्तावना में कांग्रेस के अनुसार ये जो प्रस्तावना आप देख सकते हैं, इसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटा दिया गया है। यह कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है। अधीर रंजन चौधरी ने इसको लेकर के अपनी आपत्ति भी दर्ज की है। यह संविधान की प्रति मेरे हाथ में है जो कि कल सभी सांसदों को दी गई है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज जी, ये संविधान है और हम सब जानते हैं कि जब प्रस्तावना ली गई थी उसके बाद 1976 में आपातकाल के दौरान संशोधन करके दो शब्द जोड़े गए थे इसमें, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। अब ये कह रहे हैं कि ये जो संविधान दिया गया है इसमें ये दोनों शब्द हटा दिए गए। वो कह रहे हैं संविधान सरकार बदलना चाहती है। देखिए, संविधान की मूल प्रति में यही है और आप सब जानते हैं कि आपातकाल जब लगा था
उसी समय इमरजेंसी के काल में ये सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। ये सेकुलरिज्म मूल में नहीं है। इसमें कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो सत्ता में थी तो जो मन हुआ सो किया, लेकिन मूल में नहीं था, मूल वही दिया गया। लेकिन गिरिराज जी, मूल में तो नहीं है, ये बात सही है, लेकिन जब संविधान में संशोधन कर दिया गया तो कांग्रेस कह रही है कि प्रस्तावना में अब जब ये 2 नए शब्द जोड़ दिए गए तो वही प्रचलन में है, तो उन्हीं का उपयोग होना चाहिए। तो वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सरकार इन शब्दों को हटाना चाहती है, और अगर हटाना है तो फिर उसके प्रक्रिया का पालन करना होगा। देखिए, हमने अभी मूल को लोगों के हाथों में दिया है। न मैं प्रस्तावना की वो संशोधन के उन शब्दों को काट खोट कर रहा हूं, मैं मूल को दिया हूं। तो मूल में जो था वो मैंने दिया है, मैं काटा खोटा नहीं हूं। इसलिए इन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। वो बात का बतंगर बनाने की कोशिश में है, क्योंकि उनके पास कोई शब्द नहीं है। वो तो ऐसा कह दिए कल है, मुझे आश्चर्य हुआ कि 2010-13 में जब आया बिल राज्यसभा से लोकसभा, तो 13 को पास हो गया। ये जीवित है। माननीय गृह मंत्री जी ने उठ के खड़ा होकर के कहा कि या तो इसको ऑथेंटिकेट करें या माफी मांगे या सुधार लें। देखिए, मूल सवाल इस पर यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में एक बार अगर किसी तरीके का अमेंडमेंट कर उसको, चाहे वो 1976 में इमरजेंसी के टाइम में हुआ हो, तो उसको अगर आपको बदलना है, ये जो बात बार बार कही जा रही है मूल की, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बदल दिया, उसका स्वभाव बदल दिया, उसमें 2 शब्द जोड़ दिए, तो अगर सरकार को इन्हें हटाना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही लाना पड़ेगा। इसी को लेकर यह पूरी चर्चा इस वक्त उठ रही है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आपको बताते हैं कि खबर क्या है। केंद्र सरकार के जो वरिष्ठ सूत्र हैं, उन्होंने एनडीटीवी को बताया है कि 2024 के बाद जनगणना की जो लगातार बात हो रही है सेंसस की, क्योंकि इस जो लाया गया है महिला आरक्षण बिल, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर कुछ जानकारी सामने आ रही है। 2024 के चुनाव के बाद जनगणना हो सकती है। जनगणना के बाद परिसीमन आयोग जो है उसका गठन होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है महिला आरक्षण बिल। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, 2 इसमें बड़े सवाल निकल कर आते हैं। नंबर 1, हो सकता है कि 2029 से पहले हो, यानी कि अभी तक कोई टाइमलाइन सरकार की निगाह में भी नहीं है। और दूसरा सवाल यह उठता है कि जो आर्टिकल 82 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधा सीधा कहता है कि 2026 के बाद हुई जनगणना पर परिसीमन होगा। तो क्या इसमें कुछ अंतर विरोध है? नहीं, इसमें कोई अंतर विरोध नहीं, बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि देखिए अभी जनगणना नहीं हो सकी है और ये जो है चुनावी वर्ष आप जानते हैं, इसलिए इस साल भी नहीं हो पाएगी और 2024 में भी नहीं हो सकती, क्योंकि तब लोकसभा के चुनाव बीच में हैं और उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव होने। तो ऐसे में 2025-2026 तक जो है वो जनगणना होगी। तो ये सरकारी सूत्रों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 2024 के चुनाव के बाद निश्चित तौर पर जनगणना कराई जाएगी और उसी के बाद आप जानते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। इसलिए यह संकेत दिया जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भी महिला आरक्षण लागू हो सकता है। हालांकि अंकित ये बात जरूर है कि परिसीमन आयोग जो होता है वो कुछ वक्त लेता है, 2 से 3 साल का समय उससे लग जाता है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि अगर जोर दिया जाए तो शायद वो आयोग अपना काम थोड़ा पहले भी निपटा दे, तो इसमें 2029 तक भी आरक्षण लागू हो सकता है। ये संकेत आला सूत्रों की ओर से सरकार के दिया जा रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि सीटों के विस्तार को लेकर दक्षिण भारत राज्यों की चिंता सामने आई है। उन्हें ये लगता है कि हमने आबादी नियंत्रण किया और इसलिए हमारी संख्या कम रही है, लेकिन इसकी सजा हमें न दी जाए, क्योंकि ये ना हो कि परिसीमन आयोग जब काम करे तो वो उन राज्यों में सीटें बढ़ाए जहां पर की आबादी है
क्योंकि हम जानते हैं कि आबादी के अनुपात के हिसाब से ही सीटें तय की जाती है। लेकिन यहाँ पर आला सरकारी सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है, आश्वासन दिया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रोराटा बेसिस के आधार पर ही परिसीमन आयोग जो है वो सीटों की संख्या तय करेगा। और जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्होंने उपाय किए और जो कामयाबी हासिल की है, इसकी सजा उन्हें नहीं दी जाएगी। जब भी परिसीमन आयोग का काम होगा उसमें निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा और आज जो उनकी संख्या है लोकसभा विधानसभा की, उसी के हिसाब से उसी अनुपात में उनकी सीटें तय की जाएगी और उसी अनुपात में महिला आरक्षण भी लागू वहां पर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार की तरफ से इस तरह की जानकारी आ रही है और कोशिश इसमें दो चीजों को करने की है। एक, जो बार बार सवाल उठ रहा है कि आप अभी लेकर तो आ रहे हैं लेकिन इसको इंप्लीमेंट कब करेंगे, उस पर सरकार ने थोड़ी स्पष्टीकरण देने की कोशिश की है। और साथ ही साथ जो परिसीमन को लेकर खासतौर से जो साउथ सदर्न स्टेट्स हैं उनको जो परेशानियां हैं, उनकी जो आशंकाएं हैं, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तानी समर्थकों को लेकर कनाडा के साथ बड़े तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के जरिए कनाडा में रह रहे भारतीय और जो वहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको बताया गया है और कहा गया है कि वो सावधान रहें। एडवाइजरी के मुताबिक कनाडा में हालात बिगड़े हैं, ज्यादा सतर्क रहें भारतीय छात्र, उन इलाकों में जाने से बचें जहां भारत विरोधी गतिविधियां हुई हैं। इससे पहले कल कनाडा में भारत में रह रहे नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। कनाडा की एडवाइजरी में आतंकी हमले का अंदेशा भी जताया गया था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में मौजूद या वहां की यात्रा करने वाले भारतीयों और भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों, आपराधिक हिंसा और घृणा अपराधों के मद्देनजर अत्यधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में भारत विरोधी एजेंडा का विरोध करने के कारण भारतीय राजनयिकों और भारतीयों के एक वर्ग को निशाना बनाए जाने का भी जिक्र किया गया है और कनाडा में ऐसी जगहों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है जहां इस तरह की वारदात हुई है। कनाडा में गिरती कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारतीय छात्रों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। भारतीयों और भारतीय छात्रों को मदद ऐप के जरिए ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग या फिर वैंकूवर या टोरंटो के कॉन्सुलेट्स में रजिस्टर करने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनको सुरक्षित निकाला जा सके। भारत की तरफ से अपने नागरिकों के लिए जारी इस एडवाइजरी को कनाडा की उस एडवाइजरी का जवाब माना जा रहा है जो कनाडा ने कल ही जारी किया है। कनाडा ने मंगलवार को जो जारी किया एडवाइजरी, उसमें अपने नागरिकों को आतंकी हमलों की आशंका बताते हुए भारत में सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। इसमें खासतौर पर उत्तर पूर्व के राज्यों और जम्मू और कश्मीर का जिक्र था। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को शह देने और उनकी गतिविधियों पर रोक न लगाने के चलते कनाडा और भारत के बीच संबंधों में भारी तनाव पैदा हुआ है। भारत की मांगों पर ध्यान न देकर कनाडा के पीएम ट्रूडो ने उल्टा अपने एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय एजेंसियों पर उंगली उठा दी है। हरदीप सिंह निज्जर भारत का भगोड़ा अपराधी था जो खालिस्तानी अलगाववाद को हवा दे रहा था। जून में कनाडा में 2 नकाबपोशों ने निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। खालिस्तानी समर्थकों ने इसके पीछे भारत का हाथ बताया। खालिस्तानी आतंकवादी नेता जगमीत सिंह के समर्थन के बूते सरकार में टिके ट्रूडो खालिस्तानियों का बचाव करने को मजबूर हैं। भारत ने एक बार फिर कनाडा से मांग की है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाए और भारतीय राजनयिकों को धमकी देने और मंदिरों जैसी जगहों पर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। देखना है कि कनाडा ये करता है या नहीं। रांची में शेड्यूल ट्राइब दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज के लोगों ने रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। झारखंड के कई इलाकों में कुर्मी समाज के प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। विरोध प्रदर्शन के चलते झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में आने जाने वाली कम से कम 175 ट्रेनों पर प्रभाव दिखाई पड़ा। रांची स्टेशन से चलने वाली ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया।
हमारे सहयोगी हरिवंश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हरिवंश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार का इस पर रुख क्या है और कब तक ये रेल रोको आंदोलन चलेगा? अंकित, सरकार का अभी इस पे किसी तरह का ठोस निर्णय नहीं लिया है। हालांकि इन लोगों ने समझौता के लिए सरकार को कई बार संज्ञान में लाया था, लेकिन सरकार जब का रुख जो है, जब इन लोगों ने देखा कि सरकार का रुख जो है वो निगेटिव है, इसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए इन लोगों ने रेलवे को निशाना बनाया है और काफी संख्या में जो कुर्मी समाज के लोग हैं अपनी मांग को लेके रेलवे ट्रैक पे धरना प्रदर्शन सुबह से कर रहे हैं। झारखंड के लगभग सभी जिलों में काफी संख्या में लोग सड़क पे उतरे हैं और रेल को निशाना बनाया है। कई जगहों पे देखा गया है कि पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कुछ अनहोनी न हो इसको लेकर सतर्क है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हरिवंश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर हमें देने के लिए। इसके बाद जरा बात करते हैं एक प्रदर्शन जो झारखंड में हो रहा है, उसके बाद सीधे बात करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों को लेकर। मंगलवार रात को चुनाव प्रचार के दौरान दो छात्र संगठन के लोगों में आपस में मारपीट हो गई। कहा यह जा रहा है कि NSUI यानी कि जो कांग्रेस का छात्र संघ है उसके जो वहां पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर ABVP यानी कि जो बीजेपी का छात्र संघ है उसके लोगों ने, आरोप ऐसा लगाया जा रहा है, हमला किया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये गाड़ी को तोड़फोड़ की हैं, इसके वीडियो कहीं वायरल हैं। 4 साल बाद दिल्ली में विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, लगातार वहां पर हिंसा हो रही है। इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर योगेश सिंह से हमारे संवाददाता रविश रंजन शुक्ला ने बात की। मीटिंग की है, कुछ गाइडलाइंस इनके लिए जारी। देखिए, पहली बात है कि पहला चुनाव हुआ 2019 में हुआ था। हाँ। अब 19 के बाद हो रहा है 2023 में। हाँ। तो 19 की जो कंडीशंस थी और 23 की कंडीशन बहुत बदल गई क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही प्रभावी हो गया और सभी लोग सोशल मीडिया से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। 19 में कम था, ये बहुत कम था। तो कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद पहले भी होता होगा पर उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती होगी। लेकिन पहली बात तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट से कि आप स्टूडेंट लाइक बिहेवियर रखिए, किसी भी तरह के झगड़े में ना पड़े, ये आपके बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है। जहाँ तक वायरल हो रहे हैं बहुत सारे, वो बात ठीक है। मैंने भी 1-2 वीडियो देखे जिसमें कि हॉकी और स्टिक्स और ऐसा स्टूडेंट्स ने पकड़ा हुआ है। हमने पुलिस से भी मीटिंग करी है और पुलिस को रिक्वेस्ट भी करी है और काफ़ी डिप्लॉयमेंट भी यूनिवर्सिटी में पुलिस का हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाए और स्टूडेंट से भी कहते हैं कि आप सबसे दूर रहिए और आप फोकस कीजिए। इलेक्शन एक पर्व की तरह है तो इसको ठीक से मनाइए, झगड़े का इसमें कोई कारण नहीं है। जो भी जीतेगा वो हमारे अपने बच्चे हैं, आप इस भाव से रहिए। मैं कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको थोड़ा कूल ऑफ किया जाए सारे सिस्टम को। इस बार मशीन से होगा कि बैलेट पेपर से होगा? देखिए 22 तारीख को वोटिंग का दिन है, तो पहले तो स्टूडेंट्स को मैं अपील करूंगा कि आप सब आएँ और शांतिपूर्ण तरीके से वोट करें। दूसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटी का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, यूनियन है डूसू, उसके लिए तो EVM मशीन्स हम उपयोग में ला रहे हैं। अच्छा। लेकिन कॉलेजेस के लिए जो है वो हम बैलेट पेपर से करेंगे क्योंकि उतनी EVM मशीन्स हमारे पास है नहीं। अच्छा। यूनिवर्सिटी ने अपने आप परचेज की हुई हैं। अच्छा। उससे हम करते हैं, पर अभी क्या है कि 4 साल करीब इलेक्शन नहीं हुआ था बीच में, तो उनको सबको मेंटेनेंस में तो कुछ थी कुछ नहीं थी, ठीक किया गया है। तो अभी इतनी मशीनें नहीं थी कि सबको कराया जाए। जैसे पहले कॉलेजेस में बैलेट पेपर से होता था वैसे ही है। हाँ, यूनिवर्सिटी का पहले भी EVM से होता था, इस बार भी EVM मशीन से हो रहा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हरिकिशन शर्मा के साथ रविश रंजन शुक्ला, NTV इंडिया।